land is dominated by non-tribal Métis who account for more than half of the population. Displaced civilians in Manipur put the spotlight on the widening. Greater focus. Manipur is on the edge. More than 50 people have died. दोस्तों, अगर हेडलाइन के तौर पर बात करें तो 60 लोगों की मौत, 1700 से ज्यादा घर जलाए गए और 10,000 लोग पिछले एक हफ्ते में दंगे के कारण देश के सबसे सुदूर राज्य यानी मणिपुर में परेशान है। और हालात ये हैं कि कर्फ्यू में पूरा राज्य हर तरफ से बंद है। राज्य सरकार की पावर को छीनकर केंद्र सरकार ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और आखिरी हेडलाइन जिससे आप इस दंगे के सबसे खतरनाक हिस्से को समझ सकते हैं वो ये है कि सरकार ने दंगे को काबू करने के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है। और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी तलाश अभी कोई नहीं कर पा रहा है। पर मोटे तौर पर देखा जाए तो राज्य की राजनीति ने ही उसे इस दलदल में ढकेल दिया है। दंगे के बेसिक कारणों को थोड़ा ब्रीफ कर दें तो राज्य में मैतेई लोग जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से राज्य में सबसे मजबूत और सरकार में मौजूद हैं, उन बहुसंख्यक मैतेई समाज के लोगों ने खुद को एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइबल की श्रेणी में शामिल करने को लेकर बहुत सालों से आवाज उठाई है। जबकि शेड्यूल्ड ट्राइबल की श्रेणी में आदिवासियों को शामिल किया जाता है और उन्हें देश और राज्य में कई अलग से मौके दिए जाते हैं। इसी मौके और अधिकार के लिए ये लोग आवाज उठा रहे थे, जिसे राज्य की हाई कोर्ट और सरकार की तरफ से मान लिया गया है, जिससे राज्य में पहले से मौजूद आदिवासियों ने इस बात का विरोध किया और उसी का नतीजा है इतना बड़ा दंगा। लेकिन ये बात हमने जिस तरह से आपको बताई है उतनी आसान नहीं है। तो आइए जरा इसके पीछे की हर वो डिटेल समझते हैं जिससे आप इस दंगे को सही तरीके से समझ पाएं और मणिपुर को जान पाएंगे। दोस्तों, मणिपुर स्टेट की जमीन इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों के तौर पर बटी हुई है। जी हाँ, जिसे आमतौर से एक फुटबॉल ग्राउंड के तौर पर देखा जाता है। यानी कि अगर आप मैप पर इसे देखेंगे तो चारों तरफ से पहाड़ से घिरे हुए इस राज्य के बीचों बीच इम्फाल वैली बसी हुई है। इसी इम्फाल घाटी में मैतेई लोग सबसे ज्यादा यानी बहुसंख्या हैं। अब यही एक जगह है जहां पर प्लेन लैंड इस तरह से मौजूद है, जबकि बाकी के पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी जनजातियों का वर्चस्व है। यानी कि इम्फाल को अगर हम फुटबॉल स्टेडियम ही फील्ड मान लें, ऐसे में बाकी राज्य के लोग दर्शक बने इसे देखते रहते हैं। लेकिन इस बार हुआ ये कि मैतेई लोगों ने गेम खेलने के साथ ही साथ दर्शकों को मिलने वाली सुविधा भी पानी चाहिए और यही हिंसा का कारण है। इस समय हो रही हिंसा चूराचांदपुर के पहाड़ी जिलों में ज्यादा देखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर रहने वाले लोग कुकी और नागा ईसाई हैं। आपको बता दें कि 4 पहाड़ी जिलों में कुकी जाति का डोमिनेंस है। इसे अगर डेमोग्राफी से समझे तो मणिपुर की आबादी 28 लाख है। इसमें मैतेई समुदाय के लोग लगभग 53% हैं। मणिपुर के भूमि क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा इन्हीं लोगों के कब्जे में है। मैतेई जनजाति के लोग हिंदू हैं। ऐसा माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल से आकर इन्हें हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया था। यानी कि ये लोग शुरू से भारत में प्रचलित किसी भी बड़े धर्म के नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने बड़े स्तर पर हिंदू और इस्लाम में खुद को कन्वर्ट कर लिया है। आज वहाँ पर आदिवासी समूह के बीच हिंसा आम बात है। दोस्तों, करीब 3 दशक पहले 1993 में मैतेई पंगलो यानी जिसे मुसलमान भी कहा जाता है, उसमें नागा और कुकियों के बीच भयानक हिंसा हुई थी, जिसमें एक ही दिन में 100 से अधिक कुकियों की हत्या कर दी गई थी और हजारों को खदेड़ दिया गया था। मणिपुर के 16 जिलों के राज्य को आमतौर पर से पहाड़ी और घाटी में डिवाइडेड माना जाता है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में 15 नागा जनजातियां और चिन, कुकी, मिजो और जोमी समूह रहते हैं। अब अगर थोड़ा इतिहास में जाए दोस्तों तो कांगली पाक साम्राज्य, जो कि एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट है, उसके ऊपर नॉर्दर्न हिल से आए नागा जनजाति का आक्रमण होता रहता है। यह माना जाता है कि ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ने इन हमलों से बचाव के लिए बर्मा के कुकी चिन पहाड़ियों से लेकर कुकी जनजाति के लोगों को यहाँ पर बसाया था। कुकी भी नागाओं की एक लड़ाकू जनजाति थी, इसलिए महाराजा ने उन्हें चोटियों के पास जमीन दे दी, जिससे वे इम्फाल घाटी में एक ढाल के रूप में काम कर सकते थे। इससे हम देखते हैं कि कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच जातीय तनाव कांगली पाक के साम्राज्य के समय से ही मौजूद है। लेकिन 1990 के दशक में जब नागालैंड में नागा जनजाति के लोगों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अलगाववादी आंदोलन शुरू किया, तब इस नागा विद्रोह के मुकाबले में मैतेई, कुकी और जोमी ने भी अपना मिलिटराइजेशन शुरू कर दिया था और कुकी जनजाति ने भी कुकी लैंड के लिए अपना आंदोलन शुरू किया। लेकिन नागा आंदोलन के उलट कुकी जोमी की मांग भारत में ही अपने एक अलग स्टेट के लिए थी, न कि नागाओं की तरह एक अलग राष्ट्र की।
भले ही कुकी लोगों को मैतेई समुदाय के रक्षक के रूप में माना जाता रहा है, लेकिन कुकी लैंड की मांग ने दोनों समुदायों के बीच एक दरार पैदा कर दी। 1993 के नागा कुकी संघर्षों के दौरान नागाओं के संगठन नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड के कैडर्स उन इलाकों के गांव में गए जहां नागा जनजाति का बहुमत था। वहां उन्होंने रहने वाले कुकियों को उन इलाकों को खाली करने को कहा और वे बड़ी संख्या में चूराचांदपुर जिले में चले गए। खैर, आगे की कहानी ये है दोस्तों कि नागा और कुकियों ने मैतेई राष्ट्रवाद को हवा दी। इस कारण से मैतेई जनजाति में भी कई हिंसक समूह उभर कर सामने आए। 1970 के दशक में डेमोग्राफिक चेंजेस और ट्रेडिशनल मेइटी फील्ड्स के दायरे कम होने पर मैतेई लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की मांग उठने लगी थी। हालांकि उस समय यह मांग काफी उग्र नहीं थी, इसलिए इसे एक मामूली आंदोलन समझा गया। 2001 में नागालैंड के अलावा बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में IAM के साथ अपने युद्ध विराम के फैसले को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के फैसले से मणिपुर में व्यापक हिंसा हुई। इम्फाल में प्रोटेस्टर्स ने असेंबली बिल्डिंग में आग लगा दी। उस समय शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की मांग एक व्यापक जन आंदोलन बन गई, क्योंकि मैतेई समुदाय को डर था कि ग्रेटर नागालिम के बन जाने से मणिपुर की भौगोलिक स्थिति में कमी आएगी। ग्रेटर नागालिम बेसिकली एक ऐसी अवधारणा थी जिसमें नागाओं ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में नागाओं को लेकर एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। पर्पस ऑफ द स्टेट बेसिकली ये था दोस्तों कि मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के नागा बहुल इलाकों का नागालिम में शामिल कर लिया। अब ऐसे में मणिपुर के मैतेई लोगों को ये लगने लगा कि अगर ये होता है तो उनका मणिपुर चला जाएगा। इसलिए उस समय जब हिंसा हुई तो उसमें मैतेई लोग अपने आप को ST कहलाने वाली मांग को लेकर उग्र हो गए। इसके अलावा 2006 से 2012 की ड्यूरेशन के दौरान मणिपुर में एक इनर लाइन परमिट की मांग की गई, जो बाहरी लोगों को बिना परमिशन के राज्य में प्रवेश करने से रोकेगा। म्यांमार के साथ मणिपुर की झरझरा बॉर्डर के आर पार सोमी जनजातियों की फ्री मूवमेंट थी। ये जनजातियां म्यांमार की जनजातियों से समान कस्टम्स, लैंग्वेज और कल्चर के कारण एक दूसरे के इलाकों में फ्री मूवमेंट करते थे। इस कारण से फेडरेशन ऑफ रीजनल इंडिजिनस सोसाइटी में 2006 में ILP की मांग को अपना सपोर्ट दिया और दावा किया कि मणिपुर की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1941 से 51 के समय में 12.8% से बढ़कर 1951 से 61 के दौरान 35.4% और 1961 से 71 में 37.56% हो गई थी। इसका कारण यह था कि परमिट सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था। मैतेई लोगों का तर्क था दोस्तों कि राज्य सरकार ही यहाँ पर नौकरी देने वाली सबसे बड़ी इकाई है। अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाने के कारण उन्हें सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं, क्योंकि मणिपुर में प्राइवेट नौकरियों की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इसके अलावा मैतेई लोगों का यह भी कहना था कि पहाड़ी लोग तो घाटी में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन घाटी के लोग पहाड़ पर नहीं। राज्य के साउथ वेस्टर्न कोने में कुकी जोमी बहुल चूराचांदपुर 4750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 2,71,274 है, जिसमें से ज्यादातर ईसाई ही हैं। आपको बताएं कि 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसे देश के सबसे गरीब नेटवर्क में डेजिग्नेट किया। फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट के कारण कुकी ट्राइब के फॉरेस्ट से बेदखली तथा उनके ऊपर लगे विदेशी होने के टैग ने इस आंदोलन को और हिंसक बना दिया है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के आंदोलन में कम्युनलिज्म घुस गया है। यह सही है कि इंडिपेंडेंट नागा नेशन मूवमेंट के पीछे चर्च की भी भूमिका थी। जी हाँ, क्योंकि इसका चीफ लीडर स्कॉट एक ब्रिटिश क्लर्जी था, लेकिन वे लोग एक सेक्युलर नागालैंड की बात करते थे। नॉर्थ ईस्ट में कम्युनलिज्म की शुरुआत हिंदू राष्ट्र बनने की अवधारणा ने की। यही खेल मणिपुर में भी खेला गया, जो आज तक जारी है। मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी जो हिंदू हैं, जिनके बल पर भाजपा ने वहां पर जोड़ तोड़कर सरकार बनाई, जिसके कारण कुकी जैसी जनजाति समूह जो ईसाई हैं उनमें भी इनसिक्योरिटी पैदा हुई। मणिपुर के साथ ही पूरे उत्तर पूर्व में जनजातियों के बीच उनकी एग्जिस्टेंस का संकट पहले से ही था। वहाँ इनकल्चरलेशन का प्रोसेस बहुत धीमा है। इसमें कम्युनलिज्म के प्रवेश ने सारे लैंडस्केप को और भी जटिल बना दिया है। चूंकि मणिपुर की सरकार भी भाजपा की ही है, ऐसे में उनके रहते हुए इस तरह की हिंसा ने एक बार फिर सरकार को घेर दिया है। अब देखना दोस्तों ये होगा कि राजनीति से ऊपर उठकर कब इस राज्य में अच्छे दिन आएंगे। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।